बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और वेलकम बैक के साथ जी आज लेक्चर नंबर 18 होगा हमारा वीपीसी पेयरिंग से रिलेटेड। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो है वो थोड़ा लेंथी हो गया था और आई थिंक उसमें मैंने थ्योरी और लैब दोनों कंबाइन कर दिए थे, जिसकी वजह से लेक्चर हो गया था काफ़ी लेंथी। तो आज के लेक्चर में मैं ऐसा करूँगा, थ्योरी आज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वीपीसी पेयरिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लैब होगी इसकी, ठीक है। लेकिन लैब जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, तो इस वजह से मैं उसको अलग लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन उसके लिए वीपीसी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो अच्छा खासा इंशाल्लाह आपको ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान से समझना है आपने। वीपीसी पेयरिंग क्या होती है हमारे पास ही। Amazon VPC enables you to launch AWS resources into a virtual network that you have defined। अभी तक हम VPC को देख चुके हैं। VPC एक बेसिकली हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क होता है और हम उसको एक नेटवर्क रेंज जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। फिर उसके अंदर हम डिफरेंट सबनेट्स क्रिएट करते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर, और फिर अभी तक हम उस पर काम करते रहे हैं कि हम सबनेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, राउट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और इंटरनेट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं। किसी को पब्लिक सबनेट बनाना है, प्राइवेट सबनेट बनाना है, ठीक है। और अगर प्राइवेट सबनेट के अंदर हमने ट्रैफिक को इंटरनेट पे फॉरवर्ड करना है, तो प्राइवेट सबनेट से ट्रैफिक कैसे जाती है, वो वाया नेट गेटवे जाती है। और नेट गेटवे कहाँ पड़ा होता है आपका, पब्लिक सबनेट के अंदर पड़ा होता है। तो ये चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और बड़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं। A VPC peering connection is a networking connection between two VPCs that enables you to route traffic between them using private IPv4 addresses। वीपीसी पेयरिंग क्या होती है अब जी। वीपीसी पेयरिंग बेसिकली जब आप अभी तक हम ये देखते आए हैं कि हम लोग एक वीपीसी जो है वो बना रहे थे। अब अगर हम एक से ज़्यादा वीपीसीज क्रिएट कर लेते हैं एक ही रीजन के अंदर, और हम चाहते हैं कि यार हमारी जो है वो दो वीपीसीज हमने क्रिएट कर लिए, फॉर एग्जांपल एक बाय डिफ़ॉल्ट होती है अब, और उसके बाद एक हमने अभी तक बनाई है। हम कहते हैं दो और हमने बना दिए जी, दो वीपीसीज हमने बना दिए हैं और दो वीपीसीज के अंदर डिफरेंट इंस्टांसेस हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। वेदर के वो किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में पड़े हुए हैं, ठीक है। डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। दो वीपीसीज हैं हमारे पास। अब दो वीपीसीज हैं तो दोनों का ऑब्वियसली नेटवर्क रेंज क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक वीपीसी है उसकी नेटवर्क रेंज और होगी, दूसरी वीपीसी की नेटवर्क रेंज डिफरेंट होगी। हम चाहते हैं इन दोनों की ट्रैफिक जो है वो राउट करवाना चाहते हैं कि ये दोनों वीपीसीज आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है जी। आइदर वो आया IPv4 और IPv6। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वीपीसी पेयरिंग करते हैं। इंस्टांसेस इन आइदर वीपीसी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज इफ दे आर विद इन द सेम नेटवर्क, ठीक है। तो ये किस केस में हमें ज़रूरत पड़ सकती है, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने दो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं हमारे। फॉर एग्जांपल एक ही ऑफिस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, एक अकाउंट का है, एक फाइनेंस का है, ठीक है जी। और हम कहते हैं कि हमने दोनों की डिफरेंट वीपीसीज क्रिएट की हुई हैं, दोनों की डिफरेंट वीपीसीज क्रिएट हुई हैं, लेकिन बैकएंड पे कुछ थोड़ा बहुत डाटा ऐसा है जो कि हम कहते हैं कि यार उनको जो है ना कभी कभी हमें वो एक्सेस करने पड़ जाए। अकाउंट्स वालों को जो है वो वीपीसी के डाटा सर्वर्स जो हैं वो एक्सेस करने पड़ जाते हैं, और कभी कभी फाइनेंस वालों को अकाउंट के कुछ थोड़ा बहुत डाटा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये, ठीक है। कुछ सर्वर है, कुछ डाटा है वो एक्सेस करना पड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट वीपीसीज हैं वो तो आपस में कम्युनिकेट कर नहीं सकती। एक वीपीसी की एक नेटवर्क रेंज होती है, उसके अंदर फिर डिफरेंट सबनेट्स होते हैं, वो आपस में बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जब दो वीपीसीज आप क्रिएट कर लेते हैं तो दोनों वीपीसीज का जो है वो डिफरेंट नेटवर्क रेंज होती है। उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको राउटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पे हम Amazon AWS क्लाउड के ऊपर क्या कर रहे हैं, वीपीसी पेयरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बिटवीन योर ओन वीपीसीज। आप एक ही अकाउंट है फॉर एग्जांपल आपका, आप उसके अंदर दो वीपीसीज बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं, 5 बनाएं, उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। फिर उनके अंदर हम जो है वो पेयरिंग करवा सकते हैं उन 4-5 वीपीसीज के अंदर। या आप क्या करना चाह रहे हैं, द वीपीसीज कैन बी इन डिफरेंट रीजन्स। वीपीसी आपके जो है वो डिफरेंट रीजन में हो सकते हैं, वो आप करवाना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। एक वीपीसी हमारा ओहायो रीजन में पड़ा हुआ है, एक वीपीसी जो है वो हमारा वर्जीनिया रीजन में पड़ा हुआ है, एक वीपीसी हमारा सिडनी रीजन में पड़ा हुआ है। हम तीनों की वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन कर सकते हैं वाया इंटर, और इसको हम कहते हैं इंटर रीजन, ठीक है जी। अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि आपके पास एक AWS अकाउंट है और एक और AWS अकाउंट है वो किसी और का है, ठीक है, किसी और आपकी ब्रांच ऑफिस का है, हेड ऑफिस का आपके पास है, ब्रांच ऑफिस का AWS अकाउंट है। आप चाहते हैं यार उनके जो वीपीसी के अंदर कुछ सर्वर्स हैं हमें वो कभी कभी एक्सेस करने पड़ जाते हैं, तो आप दो डिफरेंट AWS अकाउंट के अंदर भी आप वीपीसी पेयरिंग करवा सकते हैं, ठीक है जी।
VPC पेयरिंग। अब VPC पेयरिंग कनेक्शन हेल्प्स यू टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ डाटा। आपने डाटा ट्रांसफर करना हो दो VPC के दरमियान आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव मोर देन वन AWS अकाउंट यू कैन पेयर द VPC अक्रॉस दोज अकाउंट्स टू क्रिएट अ फाइल शेयरिंग सर्वर। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर दो AWS अकाउंट हैं उनके दरमियान दो डिफरेंट VPCs हैं और इनके दरमियान भी अगर आप जो है वो कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, डाटा ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो आप VPC पेयरिंग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ VPC पेयरिंग कनेक्शन टू अलाउ अदर VPCs टू एक्सेस रिसोर्सेज यू हैव इन वन ऑफ योर VPCs। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो VPCs हैं, VPC A, VPC B। VPC A के अंदर चाहे वो किसी भी सबनेट में आपने अपने इंस्टांस रखे हुए हैं, VPC B के अंदर भी आपने किसी भी सबनेट के अंदर इंस्टांस रखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों का CIDR जो है वो नेटवर्क रेंज क्या होनी चाहिए, वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, वो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि यार VPC A है उसकी भी ये नेटवर्क रेंज ये रख देते हैं और VPC B है उसकी भी नेटवर्क रेंज यही रख देते हैं, तो ऐसा उनके दरमियान फिर VPC जो है वो डेवलप नहीं होगी। ठीक है, VPC क्रिएट नहीं कर सकते आप, VPC पेयरिंग नहीं कर सकते। मल्टीपल VPC पेयरिंग कनेक्शन, मल्टीपल VPC पेयरिंग आप कर सकते हैं। आपके पास 3 VPCs अगर हो गए हैं, VPC A, VPC B और VPC C। ठीक है, तीनों की डिफरेंट नेटवर्क रेंज होनी चाहिए। ठीक है, और फिर तीनों के दरमियान आप जो है वो VPC पेयरिंग कर सकते हैं। फर्दर इसमें ट्रांजिटिव पेयरिंग लिखा हुआ है, यू डू नॉट हैव पेयरिंग विद दिस VPC इज नॉट डायरेक्टली पेयर्ड। आप अच्छा चलें वो आगे कमिंग स्लाइड में मैंने डायग्राम बनाई है वहीं पे बताता हूँ आपको। इनवैलिड VPC पेयरिंग कनेक्शन कन्फिगरेशन, 4 टाइप्स की जो है वो हमारे पास VPC कन्फिगरेशन जो है वो इनवैलिड हो सकती है। एक ओवरलैपिंग CIDR ब्लॉक्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं या ट्रांजिटिव पेयरिंग, ठीक है, उस केस में इनवैलिड होगी। H2H राउटिंग थ्रू एन इंटरनेट गेटवे और H2H राउटिंग थ्रू अ प्राइवेट गेटवे। वन बाय वन देखते हैं इनको। ओवरलैपिंग CIDR ब्लॉक्स, अच्छा आपने दो VPCs क्रिएट की हैं, एक VPC A है और एक VPC B। VPC A को आपने नेटवर्क रेंज आपने असाइन की है, CIDR ब्लॉक असाइन किया 172.16/16 के साथ, और इसका भी देखें 172.16/16। ठीक है, आप दो को असाइन कर सकते हैं, इस VPC को भी ये कर दें, उस VPC को भी ये कर दें, लेकिन फिर उनके दरमियान VPC पेयरिंग नहीं आप कर सकेंगे। ठीक है जी, इसी तरह VPC A है और आपने उसको दो CIDR ब्लॉक असाइन किए हुए हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं प्राइमरी जो है वो दोनों के ओवरलैप हो रहे हैं, सेकेंडरी जो है वो डिफरेंट हैं। लेकिन अगर एक भी उनके दरमियान ओवरलैप हो रहा है, रेंज सेम है, तो इस केस में आप पेयरिंग यहाँ पर नहीं कर सकते। इस तरह थर्ड डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी IPv4 क्या हो रहे हैं, सेम है। ठीक है, दोनों के सिमिलर हैं, तो हम जो है वो VPC पेयरिंग यहाँ पर भी नहीं कर सकते। ट्रांजिटिव पेयरिंग क्या होती है, आपके पास 3 VPCs हैं आपने बनाई है अपने अकाउंट में और तीनों की आपने डिफरेंट CIDR ब्लॉक असाइन किया हुआ है। ठीक है जी, तो आप कहते हैं कि यार मैं इन दो के दरमियान ट्रांजिटिव पेयरिंग कर देता हूं और इन दो के दरमियान ट्रांजिटिव पेयरिंग कर देता हूं। अब सॉरी ट्रांजिटिव पेयरिंग कह रहा हूं, इन दोनों के दरमियान VPC पेयरिंग कर देते हैं और इनके दरमियान भी VPC पेयरिंग हम कर देते हैं। ठीक है, और अब हम कहते हैं कि यार VPC B जो है वो A को एक्सेस कर सकता है, A C को एक्सेस कर सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि B जो है वो C को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर B और C को आप एक्सेस करवाना चाह रहे हैं तो इनके दरमियान आपको VPC पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, दूसरा केस क्या हो सकता है, आप अपने VPC के अंदर आपकी कोई इंस्टांसेज हैं, VPC A में हैं, VPC C में हैं, अगर आप VPC B में बैठ के VPC A के इंस्टांसेस को एक्सेस कर लेते हैं, फिर आप A के अंदर बैठ के C को एक्सेस कर सकते हैं। VPC B में बैठ के आप डायरेक्टली VPC के इंस्टांसेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं या कोई डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, H2H राउटिंग थ्रू अ VPN कनेक्शन। अच्छा, अब हमने क्या किया हुआ है, VPC B है और VPC A है हमारे पास। VPC B जो है VPC A के साथ हमने क्या किया हुआ है, साइड टू साइड VPN टनल क्रिएट की हुई है, आप ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है यहाँ पे कोई VPC टनल क्रिएट की हुई है, तो हम अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क से VPC A को तो एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, और VPC A और B की आपस में क्या हुई हुई है, VPC पेयरिंग हुई हुई है, तो क्या हम कॉर्पोरेट नेटवर्क से VPC B को भी एक्सेस कर सकते हैं? नो। ठीक है जी, तो कॉर्पोरेट A से हम सिर्फ VPC A के रिसोर्सेज को ही एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, VPC A के इंस्टांसेस को एक्सेस करके उस इंस्टांस के अंदर बैठ के हम VPC B को एक्सेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। H2H राउटिंग थ्रू एन इंटरनेट गेटवे, VPC B है हमारे पास और VPC A है।
VPC B हमारे पास कोई प्राइवेट इंस्टांसेस हैं और VPC A हमारे पास पब्लिक सबनेट या पब्लिक इंस्टांसेस के अंदर पड़े हुए हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर जा सकते हैं। तो अगर VPC A के इंस्टांसेस इंटरनेट के ऊपर जा सकते हैं तो क्या VPC B के भी इंस्टांसेस इंटरनेट के ऊपर जा सकते हैं? ठीक है जी, इट्स आंसर इज़ नो। VPC B के इंटरनेट पर VPC B के जो पब्लिक इंस्टांसेस हैं या पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी इंस्टांसेस पड़े हुए हैं वो इंटरनेट के ऊपर नहीं जा सकते। अगर VPC B की आपने ट्रैफिक को इंटरनेट पे भेजना है तो उसके लिए आपको VPC B का एक अपना इंटरनेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा। ठीक है जी। और आई थिंक चलें, ये प्राइसिंग है, प्राइसिंग में इन दोनों लिंक्स पे आपको लेके जाता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आगे देख लें। VPC पेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन विद राउट्स। अब हमारे पास दो VPCs हैं, VPC A और VPC B। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, VPC A का हमारे पास एक राउट टेबल बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है और VPC B अगर हम बनाएंगे तो उसका भी एक राउट टेबल बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। तो हमने बेसिकली करना क्या होता है, राउट्स ऐड करने होते हैं। जस्ट वो राउट ऐड करने से आपका क्या हो जाता है, VPC पेयरिंग बन जाती है। ठीक है जी, लेकिन पहले आपने VPC पेयरिंग भी इनेबल करनी होती है। VPC पेयरिंग आप कैसे इनेबल करते हैं, फ्रॉम A to B आप VPC पेयरिंग इनेबल करेंगे और VPC पेयरिंग इनेबल करने के बाद आप उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, राउट टेबल में जाएंगे और वहाँ पे जाके वो VPC जो पेयरिंग हमने बनाई होगी A और B के दरमियान, उसको एक VPC ID मिल जाती है इस तरह की। ठीक है, वो ID फिर हम कहाँ पे देंगे, उस राउट में देंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें, मुझे लग रहा है मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ। मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई थी, वो मुझे शो नहीं हुई। ओप्स, अच्छा जी, एक स्लाइड मिस हो गई है। एक्चुअली ये वाली स्लाइड मिस हो गई है, तभी मैं कहूँ यार कुछ मिसिंग हो रहा है। यहाँ पर हम बाद में आते हैं राउट के अंदर, ये राउट के अंदर हम बाद में आते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक स्लाइड मिस हो गई है और स्किप वाली स्लाइड को, ये मैंने आपको बताया, ये मिस हो गई। एक्चुअली VPC पेयरिंग जो है वो होती कैसे है, द ऑनर ऑफ द रिक्वेस्टर VPC, हमारे पास अब दो VPC हैं। फॉर एग्जांपल VPC A है, VPC B है, और दोनों VPCs जो हैं वो एक ही अकाउंट के अंदर हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा, आप रिक्वेस्ट कौन करेगा, VPC एक VPC पेयरिंग करना चाह रहे हैं, उनमें से पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और दूसरा क्या करेगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो अगर रिक्वेस्टर और सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक ही अकाउंट के बने, एक ही अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, द ऑनर ऑफ द रिक्वेस्टर VPC सेंड द रिक्वेस्ट टू द ऑनर ऑफ द एक्सेप्टर VPC। VPC A जो है अगर वो B के साथ VPC पेयरिंग करना चाह रहा है तो VPC A का एक रिक्वेस्टर वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, और उसी अकाउंट के अंदर आपको VPC पेयरिंग के अंदर जो है वो एक रिक्वेस्ट शो हो जाएगी और उसमें लिखा होगा कि एक रिक्वेस्ट जनरेट की गई है कि VPC A को VPC B के साथ पेयरिंग करना है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर दें। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो VPC A और VPC B की आपस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल कर देंगे तो वो VPC पेयरिंग कैंसिल हो जाएगी। द एक्सेप्टर VPC कैन बी आउट बाय यू। ठीक है, एक्सेप्टर आप ही हो सकते हैं इन केस अगर वो दोनों VPCs डिफरेंट VPCs एक ही अकाउंट के अंदर हैं। अगर एक VPC एक अकाउंट के अंदर है और दूसरी VPC जो है VPC B वो किसी और AWS अकाउंट में है, तो फिर उस अकाउंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको रिक्वेस्ट जाएगी और वो अपने अकाउंट से लॉगिन करके उस VPC पेयरिंग के अंडर जाके और वहाँ पे वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, एंड कैन नॉट हैव अ CIDR ब्लॉक दैट ओवरलैप्स विद द रिक्वेस्टर। रिक्वेस्टर और रिसीवर दोनों के CIDR ब्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। To enable the flow of traffic between the VPCs using private IP addresses, the owner of each VPC in the VPC peering connection must manually add a route to one or more of their VPC route tables. एक्चुअली ये वाला पॉइंट था, जब मैं अभी आपको वो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ा रहा था तो मुझे याद आया कि ये तो मैंने बताया ही नहीं है राउट टेबल में ऐड करना होता है। इस वजह से मुझे याद आया कि कुछ आई थिंक शायद एक स्लाइड जो है वो स्किप हो गई है। तो बेसिकली होता क्या, जब VPC पेयरिंग आप कर लेते हैं दो डिफरेंट अकाउंट्स के दरमियान, VPC पेयरिंग करने के बाद आपने जो दो डिफरेंट VPCs होंगे, VPC A और VPC B, उन दोनों के राउट टेबल में जाके आपने उनके जो CIDR ब्लॉक हैं वो आपने क्या करने हैं जी, ऐड करने होंगे। ठीक है, VPC A की फॉर एग्जांपल रेंज है 10.1.0.0, VPC B की है 10.2.0.0। तो VPC B को आप बताएंगे उसके राउट टेबल में जाके कि अगर 10.1.0.0 के पास आपने जाना है तो आप क्या करेंगे, ये वाली VPC पेयरिंग ID यूज़ करेंगे, वो VPC पेयरिंग ID जो हमने ऊपर अभी बनाई होगी।
ठीक है। इस तरह ए को आप ए के राउट टेबल में जाएंगे और वीपीसी ए के राउट टेबल में आप जाके बताएंगे कि वीपीसी बी का जो नेटवर्क आईडी है वो 10.2.0.0 होगा। तो आप उसमें राउट ऐड करेंगे 10.2.0.0 के पास अगर ट्रैफिक फॉरवर्ड करनी है तो आप क्या करेंगे, इस वीपीसी पेयरिंग के पास ट्रैफिक सेंड करेंगे। ठीक है जी। If required, update the security group rules that are associated with your instance to ensure that traffic to and from the peer VPC is not restricted। अगर आपने कोई सिक्योरिटी ग्रुप वो क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एक वीपीसी से दूसरे में ट्रैफिक नहीं जा सकती या दूसरे से नहीं आ सकती, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं होती, लेकिन अगर आप कर चुके हैं तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो वीपीसी आपने क्रिएट कर ली और वीपीसी क्रिएट करने के बाद अब हम आगे राउट्स आपने ऐड करने हैं। अब राउट्स कैसे ऐड करेंगे ये देखें। इसके दरमियान एक वीपीसी आईडी जो है वो आपने ऐड कर ली और वो वीपीसी पेयरिंग जो है वो आपने क्रिएट कर ली। वीपीसी पेयरिंग क्रिएट करने के बाद अब दोनों के राउट टेबल में जाएंगे, वीपीसी ए के राउट टेबल में जाएंगे और वहाँ जाके ये देखें, ये फर्स्ट राउट क्या है 172.16.0.0। इट्स मीन कि ये वीपीसी के अंदर जितने भी सबनेट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया लोकल। और अगर वीपीसी बी की CADR क्या है 10.0.0.16, तो 10.0.0.0/16 पे जाना है। ठीक है, वीपीसी ए इसके राउट टेबल में हम ऐड कर रहे हैं। अगर इसके पास जाना है इस राउट पे तो आप क्या करेंगे, टारगेट क्या होगा जी, PCX-this ID। ये क्या है, ये वीपीसी पेयरिंग आईडी होगी जो आपने क्रिएट की होगी दो वीपीसीज के दरमियान। ठीक है, तो ये आपने ध्यान करना है। अगर आपके पास मल्टीपल वीपीसीज हैं, एक और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वीपीसी सी पड़ा हुआ है, वीपीसी डी पड़ा हुआ है और ए और सी की भी आपने वीपीसी पेयरिंग की हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए और सी की पेयरिंग आईडी कौन सी है, ए और डी की पेयरिंग आईडी कौन सी है। ठीक है, अगर ए और सी के दरमियान करवाना चाह रहे हैं तो उसकी डिफरेंट पेयरिंग आईडी होगी, वीपीसी पेयरिंग आईडी, वही पेयरिंग आईडी आपने यहाँ पर ऐड करनी होगी। ठीक है, इसी तरह वीपीसी बी का जो लोकल है वो ये है। और अगर हम कहते हैं वीपीसी बी ने 172.16.0.0 के पास जाना है तो वो किस पेयरिंग आईडी के पास अपनी ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, इस पेयरिंग आईडी के पास। जब इस वीपीसी पेयरिंग आईडी के पास ट्रैफिक आएगी तो ऑटोमेटिकली ये दोनों वीपीसीज आपस में क्या कर सकती हैं जी, कम्युनिकेट कर सकती हैं। टू वीपीसीज विद मल्टीपल CIDRs पेयर टुगेदर। अब क्या हो गए हैं, वीपीसी ए है, इसके ऊपर भी हमने प्राइमरी CIDR है और सेकेंडरी CIDR है। वीपीसी बी ये थोड़ा सा एडवांस हो गया जी। ठीक है, प्राइमरी CIDR, सेकेंडरी CIDR। तो हमने एक पेयरिंग आईडी सबसे पहले क्रिएट की वीपीसी ए और बी के दरमियान। वो क्रिएट करने के बाद हम वीपीसी ए के राउट टेबल में गए, ये 10.2 और 10.4, ये देखें 10.2 10.4, ये तो इनके लोकल हो गए, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आप करना चाह रहे हैं इसको 10.0 और 10.3 से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सिंपल 10.0 उसके लिए पेयरिंग आईडी ए और बी की पेयरिंग आईडी। ठीक है, और 10.3 पे अगर कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं 10.3 उसके लिए भी वही पेयरिंग आईडी यूज़ होगी ऑब्वियसली। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सेम पेयरिंग आईडी यूज़ होगी अगर वीपीसी के इन दोनों सबनेट्स में आप वीपीसी के इन दोनों CIDR में आप ट्रैफिक जो है वो एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक फ्लो करवाना चाह रहे हैं। अगर किसी एक पे करवाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं यार वीपीसी ए के जितने भी CIDR हैं वो सिर्फ 10.0.0 के पास जा सकें, तो सिंपली आप ये रूट रिमूव कर दें, वो सिर्फ 10.0 से कम्युनिकेट करता रहेगा। ठीक है, और सेम वे में वीपीसी बी के राउट टेबल में जाएंगे और उस राउट टेबल में भी जाके आप क्या करेंगे, ये दोनों राउट्स ऐड करेंगे वाया दिस वीपीसी आईडी। 1 वीपीसी विद 2 वीपीसीज। तो ये हमारी लैब होगी, लैब जो है वो मैं आपको इसमें करवाऊंगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस किसी में भी कर सकते हैं, कोई भी अपनी वीपीसी क्रिएट करें। एक वीपीसी बी है, ए है, सी है। वीपीसी बी जो है वो ए जो है वो वीपीसी बी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और वीपीसी ए के अंदर जितने इंस्टांसेस हैं वो वीपीसी सी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने वीपीसी पेयरिंग क्रिएट कर दी है ए और बी के दरमियान और ए और सी के दरमियान। तो ए के पास कितने राउट्स होंगे, ये देखें जी, ए का क्या है CIDR ब्लॉक 172.16/16 लोकल हो गया। ठीक है, अब वीपीसी ए ने किसके पास जाना है, बी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो वीपीसी बी ए और बी के दरमियान वीपीसी ए ने बी के पास जाना है, तो इस बी का क्या है हमारे पास नेटवर्क 10.0.0 10.0.0/16 और वो किस आईडी से जा सकता है, ये वाली आईडी से। ठीक है जी, जो कि हमने पहले क्रिएट की होगी, कैसे होगी वो हम देखेंगे लैब में। वीपीसी ए और बी के दरमियान हमने क्या कर दिया है, ए और बी के दरमियान वीपीसी पेयरिंग क्रिएट कर दिया, वो फिर हम
राउट ऐड कर रहे हैं और उसमें फिर वो हम टारगेट ऐड कर रहे हैं वीपीसी पेयरिंग। इस तरह वीपीसी ए ने अगर सी के पास जाना है 192.168.0.0 के पास जाना है, तो ये देखें वीपीसी ए के राउट टेबल में 192.168.0.0 के पास जाना है, तो वो किस आईडी के थ्रू जाएगा, ये वाली आईडी PCX 232323, ये देखें 2323। ठीक है, तो अब वीपीसी बी के राउट टेबल में जाते हैं। वीपीसी बी के हमने वीपीसी पेयरिंग किसके साथ की है, सिर्फ ए के साथ की है। तो हम वीपीसी बी के राउट टेबल में हम क्या ऐड करेंगे, सिर्फ ए का जो हमारे पास ADR ब्लॉक है 172.16 वो ऐड की, और आईडी क्या होगी, वही सेम आईडी होगी जो कि हम ऊपर ऐड करके आए हैं। ठीक है जी। इस तरह वीपीसी सी, सिर्फ वीपीसी ए के साथ हम वीपीसी पेयरिंग की है, तो ये तो लोकल हो गया वीपीसी राउट टेबल का, ये लोकल राउट हो गया। और ये वाला क्या होगा 172.16.0.0 वीपीसी ए के लिए। अगर वीपीसी सी के रिसोर्सेज ने ए के पास जाना है तो उनका CIDR ब्लॉक और फिर वीपीसी पेयरिंग की आईडी जो कि इन दोनों के दरमियान आईडी क्रिएट की होगी हमने। ठीक है जी। तो इसमें वीपीसी बी और सी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जी नहीं कर सकते। ये भी हम देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव पेयरिंग अलाउ नहीं होती। बी अगर ए के पास आ रहा है, ए और ए जो है वो सी से कम्युनिकेट कर सकता है, तो बी और सी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर बी और सी को भी कम्युनिकेट करवाना है तो आप क्या करेंगे, उनके दरमियान भी पेयरिंग आईडी क्रिएट करेंगे, वीपीसी पेयरिंग आईडी क्रिएट करेंगे। फिर बी के राउट टेबल में भी इसका राउट टेबल ऐड करेंगे और सी के राउट टेबल में भी एक इसका जो है वो राउट ऐड करेंगे। ठीक है। वन वीपीसी पेयर्ड विद मल्टीपल वीपीसीज, एक वीपीसी है उसको हमने मल्टीपल वीपीसीज के साथ हमने क्या कर दिया, पेयर्ड कर दिया। ठीक है जी। तो इसका ये आपकी असाइनमेंट है, इसका राउट टेबल आपने जो है वो खुद से साइन करना है, खुद से क्रिएट करना है। ठीक है। वीपीसी ए, उसके अंदर कितने राउट्स होंगे, एक इसका लोकल होगा, एक इसके साथ होगा, एक इसके साथ, 3 4 5 6। ठीक है, 6 और एक इसका अपना 7 राउट्स इसके अंदर डले होंगे वीपीसी के अंदर। अगर वो इंटरनेट पे नहीं जा रही, इंटरनेट निकाल के सिर्फ वीपीसी पेयरिंग की बात कर रहा हूँ। वीपीसी डी, इसके अंदर कितने राउट्स होंगे जी, 2, एक वीपीसी डी का अपना होगा और एक उसने जो वीपीसी ए के साथ कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है, एक उसका राउट होगा, 2। इस तरह बाकी जितने भी हैं EFGBC, इन सब के अंदर 2-2 राउट्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि साथ साथ आप लोगों को प्राइसिंग का भी बताना होता है। अच्छा जी, ये आ गई हमारे पास वीपीसी पेयरिंग। आई थिंक ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी दिखा चुका हूँ शायद। थोड़ा सा आपने डिटेल से पढ़ना है इसको। ठीक है। यू कैन ईजिली कस्टमाइज द नेटवर्क कन्वर्जन वी एग्जाम्पल दिस पब्लिक फेसिंग सबनेट, आप कर सकते हैं। ये बता रहा है आपको प्राइवेट और पब्लिक के बारे में बता रहा है। एडिशनल यू कैन क्रिएट वीपीसी, भी आप VPN बना सकते हैं। और ये आपको VPN कनेक्शन के बारे में बता रहा है, 0.05 पर कनेक्शन आवर। ठीक है, पर कनेक्शन आवर टू डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, उसके बारे में बता रहा है। और यहाँ पर एक्चुअली एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, AWS प्राइवेट लिंक। ठीक है, ये VPC एंड पॉइंट, अभी हमारा लेक्चर नहीं आया। नेट गेटवे आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्राइसेस हैं नेट गेटवे की। और फिर उस नेट गेटवे से जो डाटा प्रोसेसिंग हो रही होगी उसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं पर GB। ठीक है, पर GB ये प्राइसेस होंगी। और नेट गेटवे आपको क्या होता है जी, इज़ आवरली बेसिस पे होता है। नेट गेटवे 1 GB अगर नेट गेटवे से निकलता है तो आपको इतना $, होता है। हाँ, ये डाटा ट्रांसफ़र चार्ज, दिस इज़ द स्टैंडर्ड EC2 डाटा ट्रांसफ़र चार्ज। 1 GB डाटा वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम EC2 इंस्टांस टू S3। S3 क्या होता है हम बाद में देखेंगे। देयर वाज नो चार्ज, अगर आपका कोई EC2 इंस्टांस है और उसकी ट्रैफिक जो है वो S3 के पास जा रही है, ठीक है जी, तो आपको कोई चार्ज नहीं होगा। एज इट इज़ डाटा ट्रांसफ़र आउट टू अमेजॉन EC2 टू S3, एक ही रीजन में EC2 से S3 में जा रहे हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं होगा। There was also no charge for the data transfer between the NAT gateway and the EC2 instance since the traffic stays in the same availability zone using the private IP addresses। अगर private IP addresses के थ्रू हो रही है आपकी, एक ही रीजन के अंदर हो रही है, तो आपको कोई चार्ज नहीं होगा।
In summary, your charge will be one data processed by NAT gateway, and the charge per hour will always apply once the NAT gateway is provisioned and able. The data transfer has no charge. In this example, if you send the file to a non-AWS internet location instead, there will be a data transfer charge as it is data transferred out from EC2 to internet. ठीक है, अगर आप EC2 से के नेट गेटवे के थ्रू अपने एक ही रीजन के अंदर जो है अगर डाटा वगैरह फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कोई फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ें। इसमें वो कह रहा है अगर आप सेंड करते हैं फाइल नॉन AWS इंटरनेट लोकेशन, AWS से बाहर यानी कि इंटरनेट के ऊपर, तो फिर आपको वो चार्जिंग जो है होगी, और वो किस तरह से होगी, $0.05 पर आवर वो नेट गेटवे की होगी, और $0.045 फॉर 1 GB। 1 GB का डाटा यूज़ करते हैं, सेंड करते हैं बाहर, तो आपको बिलिंग होगी उसकी। ठीक है जी। और सेकंड लिंक था कॉपी नहीं हुआ। अच्छा जी, ये है हमारे पास, ये देखें amazon.com EC2 प्राइसिंग। EC2 प्राइसिंग आ गई है। ऑन डिमांड ये थोड़ा सा आपने डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑन डिमांड प्राइसिंग कैसे होती है और इनकी बाकी कैसे होती हैं। तो ये आप लिनक्स की देखना चाह रहे हैं, RHEL की देखना चाह रहे हैं, SLS विंडोज़ की प्राइसेस देखना चाह रहे हैं, यहाँ क्लिक करें, वो आपको बता रहा है। ठीक है, ऑन डिमांड के बारे में बता रहा है, रीजन कितना है, T2.nano का, 1 वर्चुअल CPU और 0.5 हाफ GB रैम, EBS ओनली, इतने 0.0081 पर आवर होगा। ठीक है, ऑन डिमांड की प्राइस है। अगर रीजन चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से रीजन चेंज करें, और रीजन चेंज करके भी आप देख सकते हैं विंडोज़ विद SQL इंटरप्राइज की प्राइसेस आ रही हैं आपके पास। ठीक है, विंडोज़ की आ रही हैं, एंड ये नीचे आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ठीक है, CPU ऑप्टिमाइज, आपके GPU इंस्टांसेस, मेमोरी ऑप्टिमाइज, ये सारे आपको बताए हुए हैं, उनकी प्राइसेस आ रहे हैं। अगर स्टोरेज ऑप्टिमाइज आपको चाहिए, किस रेंज का चाहिए, इतने CPUs चाहिए, इतनी रैम चाहिए, ठीक है, और इतने आपको पर आवर चार्ज होगा। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ आई है जी। अब डाटा ट्रांसफ़र, द प्राइसिंग बिलो इज़ बेस्ड ऑन डाटा ट्रांसफ़र इन टू एंड आउट ऑफ Amazon EC2। डाटा ट्रांसफ़र इन टू Amazon EC2 फ्रॉम, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है Amazon EC2 के अंदर, फ्रॉम कहाँ से, इंटरनेट से। अगर इंटरनेट से कोई डाटा आ रहा है EC2 के इंस्टांस के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो कितना चार्ज होगा, $0 पर GB, यानी कि कोई चार्ज नहीं है। अगर फ्रॉम अनदर AWS रीजन, किसी और रीजन से आ रहा है, तो भी कोई चार्ज नहीं है। अगर इन सर्विसेज से आ रहा है, S3, Amazon ग्लेशियर, ये डेटाबेसेस हैं, कोई सिंपल ईमेल सर्विस, SQS, ठीक है, सिंपल क्यू सर्विस, डेटाबेसेस, या किसी भी रीजन से आ रहा है, ठीक है, इन द सेम AWS रीजन, उसी AWS रीजन के अंदर इन सर्विसेज से आ रहा है, तब भी EC2 के पास अगर आ रहा है डाटा, तो कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज होगा किसका जी, यूजिंग अ पब्लिक और इलास्टिक IP4। अगर आप इलास्टिक IP4 या पब्लिक IP4 के थ्रू ट्रैफिक आ रही है, तो फिर आपको चार्ज होगा। ठीक है, और इसके अलावा IPv6 से अगर आ रही है तो होगा चार्ज। और अगर आपके पास EC2 इंस्टांस के पास ट्रैफिक आ रही है फ्रॉम Amazon EC2 इंस्टांस दिस इन अनदर अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, किसी और अवेलेबिलिटी जोन से आ रही है और पेयर्ड VPC या VPC पेयरिंग के थ्रू आ रही है, तो फिर आपको चार्ज होगा। किस केस में, जब आपके पास EC2 के अंदर जो ट्रैफिक आ रही है फ्रॉम दीज आप कह लें इंटरनेट या सर्विसेज। ठीक है, ये सर्विसेज हैं कुछ इसमें। अच्छा, डाटा ट्रांसफ़र आउट फ्रॉम Amazon EC2 टू, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र आउट हो रहा है EC2 से, अब कहाँ जा रहा है डाटा, अगर इन सर्विसेज के पास जा रहा है, S3 ग्लेशियर से, ये स्टोरेज सर्विसेज हैं, डाटाबेस की सर्विसेज हैं, अगर इन पे जा रहा है EC2 से निकल रहा है डाटा, ट्रांसफ़र आउट हो रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा गौर से ये आपने पढ़ना है, इसको स्टडी करना है, तो आपके पास कोई चार्ज नहीं है। और चार्ज कब होगा, ये देखें 0.010। अगर पब्लिक और IPv4 इलास्टिक IPv4 आपका यूज़ हो रहा है, IP यूज़ हो रहे हैं, फिर आपको चार्ज होगा। इसी तरह यहाँ पे एक आ रहा था, ठीक है, ये आप बाकी कर सकते हैं। US वर्जीनिया के अंदर डिफरेंट
हो रहा है ये डाटा ट्रांसफ़र आउट फ्रॉम EC2 टू इंटरनेट। अगर आपका EC2 से इंटरनेट पे जा रहा है, ये जो ऊपर चीज़ें दी हुई हैं ये वाली, ये इंटरनेट नहीं है, ये आपके अमेज़ॉन के अंदर की सर्विसेज हैं, ठीक है, अंदर की सर्विसेज हैं। और अगर वो अंदर की सर्विसेज प्राइवेट आईपी से यूज़ हो रही हैं या डाटा इन आउट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको कोई चार्ज नहीं होगा। अगर वो पब्लिक आईपी से हो रहा है तो फिर आपको चार्ज होगा। डाटा ट्रांसफ़र आउट फ्रॉम EC2 टू इंटरनेट, अगर EC2 से आपका डाटा बाहर जा रहा है, इंटरनेट पे जा रहा है, ठीक है जी, तो फर्स्ट 1 GB पर मंथ कितना चार्ज होगा? $0, यानी कि कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आपको अप टू 10 TB, अगर 10 TB तक आप डाटा जो है वो आउट करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आपको कितना चार्ज होगा उसका? $0.09 पर GB है ये, ठीक है। और 10 TB तक अगर करते हैं तो ये चार्ज होगा। अगर 40 TB तक करते हैं तो फिर आपको पर GB ये डाटा होगा, पर GB ये डॉलर चार्ज होंगे, ठीक है। इस तरह ये सारी स्पेक्स नीचे लिखी हुई हैं। ये क्या, हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र आउट फ्रॉम अमेज़ॉन EC2 टू इंटरनेट, EC2 से अगर इंटरनेट पे आपका डाटा जा रहा है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास। और ये नीचे EBS है, EBS का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 30 GB फ्री होता है और 30 GB के बाद उसके ऊपर चार्ज होता है, और वो मैंने आपको बताया था कितना चार्ज होता है, ठीक है। और ये आपको बता भी रहा है बल्कि, हाई CPU i2 लार्ज स्टोरेज ऑप्टिमाइज, ठीक है, i2 डॉट यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको इतना चार्ज होगा EBS वॉल्यूम का, ठीक है, पर घंटे का। और इलास्टिक IP एड्रेस, इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ, यू कैन हैव वन इलास्टिक IP एड्रेस एसोसिएटेड विद द रनिंग इंस्टांस एट नो चार्ज। अगर एक इलास्टिक IP एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं और वो किसी इंस्टांस के साथ यूज़ हो रहा है या किसी नेट गेटवे को आपने साइन किया हुआ है, तो फिर आपको चार्ज नहीं होगा। अगर वो आपने एलोकेट किया हुआ है लेकिन यूज़ नहीं हो रहा, किसी भी इंस्टांस के साथ यूज़ नहीं हो रहा, जस्ट फ्री आपने रखा हुआ है, उसको जस्ट एलोकेट किया हुआ है, तो फिर वो आपको चार्ज होगा, ठीक है, पर आवरली। बाकी ये डिटेल पढ़ लें, ठीक है जी, सिंपल है, पढ़ सकते हैं आप। और बाकी ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह आ रहे हैं जल्द से जल्द। तो ये था जी आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने देखा है कि हम जो है वो VPC पेयरिंग कैसे करते हैं, ठीक है जी। और VPC पेयरिंग कैसे करते हैं, VPC पेयरिंग करने के लिए एक रिक्वेस्टर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। VPC A का जो रिक्वेस्टर है वो रिक्वेस्ट करेगा VPC B को, और VPC B का जो ऑनर होगा, अगर वो एक अकाउंट के अंदर है तो दोनों ऑनर ऑब्वियसली सेम होंगे। VPC B का ऑनर VPC पेयरिंग के टैब में जाएगा, वहाँ पे जाके उससे रिक्वेस्ट रिसीव हुई होगी, वहाँ जाके वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और रिक्वेस्ट रिसीव एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद दो डिफरेंट VPCs के दरमियान VPC पेयरिंग ID उसको एलोकेट हो जाएगी। फिर उस ID को हम डिफरेंट राउट टेबल्स में, मैंने आपको बताया है, ठीक है, जिस तरह आप राउटिंग करवाना चाह रहे हैं वहाँ पे उस पेयरिंग ID को हम क्या करते हैं जी, यूज़ करते हैं। तो अच्छा किया मैंने लैब का आई थिंक लेक्चर अलग रख दिया, क्योंकि अगर लैब भी आज करवाने लग जाता तो वो बहुत लंबा हो जाना था, ठीक है जी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं जी, मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।